सभी को नमस्कार। आज हम फिर से आप सबसे बात करेंगे और ये नए टॉपिक के साथ में इसके पहले हमने एक टॉपिक पे चर्चा की थी जो कि क्लास 6 का है, पदार्थ एवं पदार्थों के समूह, जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने बात की थी, ठोस, द्रव और गैस, और उनके व्यवहार के बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज ये नया टॉपिक है जिसको हम लोग समझेंगे कि जल में घुलनशीलता के आधार पर हमारे जो पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि जल में घुलनशीलता एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। कुछ चीज़ें होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जल में घुलनशील नहीं होती हैं, जो कि ये बताता है कि कोई पदार्थ जल में किस हद तक घुल सकता है। और इसके आधार पर हम पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहली श्रेणी है घुलनशील पदार्थ, दूसरी है अल्प घुलनशील पदार्थ, और तीसरी श्रेणी है हमारी अघुलनशील पदार्थ। जैसे हम कांच के अलग अलग ग्लासों में नमक, रेत, शक्कर, चाक पाउडर, लकड़ी के बुरादे आदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रत्येक ग्लास में आधा पानी भरने के बाद में उसको हम हिलाते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या देखते हैं कि नमक, शक्कर और कांच, तीनों चीजें नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, परंतु लकड़ी का बुरादा यदि हम डालते हैं वो नहीं घुलता है और वो द्रव में ऊपर तैरता रहता है। इस तरह से घुलनशील या विलेय जो हमारे पानी में घुल जाते हैं उनको हम लोग घुलनशील या विलेय पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थ अघुलनशील पदार्थ या विलेय पदार्थ भी उनको कहलाते हैं, वो ऐसे होते हैं। तो एक द्रव में घुलनशील पदार्थ तो दूसरे द्रव में अघुलनशील भी होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में वो अघुलनशील है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घुलनशील पदार्थ की बात करते हैं जिनको हम लोग सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ये पदार्थ जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपको बताया नमक, जिसका फार्मूला है NaCl, चीनी जिसको हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं, और इनका उपयोग क्या होता है, खाद्य पदार्थों में इनको हम लोग यूज करते हैं और औषधियों में भी इनको हम लोग यूज करते हैं। फिर उसके बाद में अगर ये सामने देखा होगा, इसको आप लोग घर पे भी बच्चों देख सकते हो कि हाथ में आपने नमक लिया और किसी चीज में डाल करके, पानी में डाल करके, ग्लास में डाल करके हिलाया तो वो घुल जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग चीनी लेते हैं तो चीनी भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से घुल जाती है। अब दूसरी बात आती है अल्प घुलनशील पदार्थ, यानी कि स्लाइटली सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि ये पदार्थ जल में थोड़ा बहुत घुलते हैं, पूरी तरह से एक नहीं घुल पाते हैं। इनकी घुलनशीलता काफी कम होती है और इनको हम उदाहरण के लिए देखते हैं जैसे चूना है ना, चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर क्लोराइड, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो जल में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं। ये स्लाइटली घुलते हैं, कम घुलते हैं, पूरी तरह से ये घुल नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है अघुलनशील पदार्थ। जैसे हमने बताया था कि जल में घुलने के आधार पर एक तो हो गया आपका घुलनशील, अल्प घुलनशील और अघुलनशील। अब अघुलनशील पदार्थ यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन वाटर, तो ये पदार्थ जल में बिल्कुल नहीं घुलते हैं। ये तलछटी की जो तलछट यानी पानी के ऊपर में या तो तैरते रहते हैं या तो बैठ जाते हैं। जैसे आपका रेत हो गया और तेल हो गया। रेत क्या है, ये जैसे ही आप एक गिलास पानी में डालेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगा, परंतु जो तेल है उसको आप पानी में डालेंगे तो वो ऊपर वो ऐसे तैरता रहेगा। फिर उसके बाद में ये निष्कर्ष क्या निकला कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण उपयोगी है, ताकि हमें पता चल सके कौन सा पदार्थ किस जल में घुलनशील है या नहीं है। ये हमें पदार्थों के व्यवहार को समझने में मदद भी करता है और ये दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण भी है। अब एक चीज ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी और कुछ पदार्थ हमारे जल की अपेक्षा हल्के होते हैं। तो जल में समानतः देखते होंगे दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो होती है जो जल में डूब जाती है और दूसरी जो जल में तैरती रहती है। तो ऑप्शनली ये आप जानते हैं कि जो डूब जाता है वो भारी होगा, जो हल्का होगा वो तैरता रहेगा। जल में कुछ पदार्थों को डाल करके ये हम लोग देखते हैं, जैसे आपका वस्तु लें, अगर सरसों का तेल है तो अगर जल में तैरता रहता है और ये जल से हल्का होता है। इसी तरह से मोम है और ये क्या करता है कि जल में तैरता रहता है, जल से हल्का होता है। लोहे की कील जल में डूब जाती है क्योंकि ये जल से भारी होती है। कांच की गोली डूब जाती है क्योंकि जल से भारी होती है। और लकड़ी का जो गुटका होता है वो साइज में चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन ये जल से हल्का होता है, इसलिए क्या होता है कि ये जल में तैरता रहता है। इस तरह से आज हमने समझने की कोशिश की है कि जल में घुलनशील और अघुलनशील के आधार पर पदार्थों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से इसी यूनिट पे किसी अन्य टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।